चलो बेटे आगे न्यूमेरिकल करने हैं। पहला न्यूमेरिकल हमने कर लिया। सेकंड लिखो स्टेटमेंट, लिखो मैन वेइंग 70 किलोग्राम, अ मैन वेइंग, अगम सरीन लिख लो, अ मैन वेइंग 70 किलोग्राम carries a weight of 10 kg, carries a weight of 10 kg to the top of tower, to the top of tower 100 meter high, high. Calculate work done by gravitational force. Calculate work done by gravitational force. बेटे अगर इस सब में सिंपल वर्क डन भी बोला होता ना तो भी ग्रेविटी का ही वर्क निकालना था, बिकॉज क्या मैन की फोर्स दी हुई है, कितनी अप्लाई की उसने बताया, मैन ने कितनी फोर्स अप्लाई की, कुछ नहीं बताया ना। तो इस सब में ये प्रॉब्लम है कि एक तो मैन है प्लस एक ब्लॉक है, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, कितनी डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर, और इनका टोटल वेट कितना पर 70 मैन का है, ब्लॉक का 10 है इंटू जी। तो ये कौन हो गई फोर्स और ये कौन होगी। अच्छा तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का, एफ डॉट एस ज़्यादा बेटर है, कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, तो नो इंटीग्रेशन जो क्लास 9th में किया था वही लगना। अच्छा दोनों में एंगल कितना फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एफ एस 90 है, 180, कॉस 180 कितना होता है, जी की वैल्यू बोली नहीं हुई तो 9.8, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। सो पेपर में यहाँ तक कर लेना है और नीचे 2 लाइन छोड़ देनी है, सारा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, वापस आएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऑन द स्पॉट आंसर नहीं निकालना है, टाइम ना वेस्ट करना अपना, पहले सारा पेपर अटेम्प्ट हो जाए फिर यहाँ पे जूल तक लिख लोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर जूल नहीं लिखोगे हाफ मार्क निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लिख लो, इंपॉर्टेंट है पेपर में जनरली आता होता है। लिखो फोर्स एफ, फोर्स एफ है, थर्ड क्वेश्चन है, कितनी दी हुई है 2i कैप माइनस 6j कैप न्यूटन, ठीक है। अप्लाइड ऑन बॉडी, फोर्स एफ अप्लाइड ऑन बॉडी which is sliding over a floor, which is sliding over a floor. If body displaced through, displaced का मीनिंग क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है डिस्प्लेस्ड, हाँ वेक्टर कौन सी, डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, डिस्प्लेस थ्रू -3i कैप, -3i कैप, हाउ मच वर्क डन, how much work done by the force, how much work done by the force। बेटे कैसे निकाल लेंगे ये वर्क डन, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही आएगा। फोर्स कितनी है 2i माइनस 6j डॉट माइनस 3i। बेटे बोलो क्या करें हम, 3i और i मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 इंटू -2 6, j वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, -6 जूल, तो वर्क डन कितना आ रहा है। क्या ये वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव वर्क क्या सजेस्ट करता है, क्या सिग्निफिकेंस है नेगेटिव वर्क की, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज, डिक्रीज करेगी, बॉडी स्लो हो रही है इस केस में। तो जब भी कोई वर्क डन नेगेटिव होता है तो इसमें बॉडी स्लोइंग डाउन, अगर पॉजिटिव हो तो बॉडी क्या हो रही है स्पीडिंग अप। भूपिंदर इफ़ यू डोंट माइंड पढ़ लिए लिखो, फिर हाथ ताते भी जोड़ दो।
कर ले नोट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन, वेक्टर दिया हुआ है r1 to r2, ठीक है, अंडर एक्शन ऑफ फोर्स टेन आई कैप प्लस 13 जे कैप, 10 आई कैप प्लस 13 जे कैप। कैलकुलेट वर्क डन। पार्टिकल r1 क्या है यहाँ पे, r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, r मीन्स ये इनिशियल पोजीशन है, ये कौन है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस, तो मीन्स ये दोनों डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, दीज आर पोजीशन, तो पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और फोर्स दी हुई है ऑलरेडी, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, r2 माइनस r1, कितना आंसर आएगा, r2 माइनस r1। बताओ भाई, इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, क्या आंसर आएगा, r2 माइनस r1 कितना आएगा, अगम सरीन बताओ। वेरी गुड, इसमें से i में से i माइनस करना, j में से कितना आंसर आएगा, i कैप प्लस 4j कैप। बेटे फॉर्मूला ये लगना है कि कोई और लगना है, क्या आंसर आएगा बुलाओ, बोलो बेटे कितना आंसर आएगा, आई से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 10 प्लस 52 62 जूल। पॉजिटिव वर्क है कि नेगेटिव, क्या सजेस्ट कर रहा है ये, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीज, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन in raising a stone, calculate work done in raising a stone of mass 5 kilograms, of mass 5 kilograms and specific gravity 3, and specific gravity 3 lying at bed of lake, lying at bed of lake through height of 5 meter। ठीक है, अच्छा इसमें नोट कर लो, इग्नोर अप थ्रस्ट, इग्नोर अप थ्रस्ट। बेटे अगर पानी का बकेट के अंदर मग होता है ना, मग को आप एयर में रिलीज करो तो क्या होगा, हवा इधर लीव करते कितने जाएगा, नीचे जाएगा। अगर वही बकेट के टॉप पे रिलीज करते तो क्या होता है, जाता है बकेट के अंदर, वो पानी का मग होता है प्लास्टिक का, अगर बकेट के टॉप पे रिलीज कर दे वो पानी के अंदर जाता है पूरा, के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। सोचिए कभी ऐसा मीनिंग क्या होता है, पानी के विच कोई भी ऑब्जेक्ट रिलीज करिए, एक तो उसका कौन लगता है, वेट, कहाँ लगता है, वेट डाउनवर्ड, और एक क्या लगता है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को कहते हैं बाइंड फोर्स, क्या कहते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि इग्नोर कर दो, किसको इग्नोर करना है, बाइंड, क्योंकि अभी बाइंड फोर्स तो पढ़ी ही नहीं हमने, हमें बाइंड फोर्स तो निकालनी आती नहीं, और क्लास 9th में बाइंड फोर्स का सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ा, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी क्या होती है। तो जब भी आप किसी बॉडी को पानी में मर्ज करोगे या आप जब स्विमिंग करते हो, यू फील लाइटर और हैवियर, क्योंकि आपके ऊपर क्या लग रही होती है, अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट आपके वेट को कम करता है कि बढ़ाता है,
क्या वो बढ़ाएगा कब? अगर वो आपके वेट के अलॉन्ग डाउनवर्ड लग रहा है कि उसके ऑपोजिट लग रहा है, तो आपके वेट को क्या करेगा? कम करेगा, इसे यू फील लाइटर। ठीक है, अब ये सब में मैंने अब थ्रस्ट क्या कर दी है, तो बची कौन सी फोर्स बॉडी पे? अगर अब थ्रस्ट नहीं लग रही तो कौन सी फोर्स बच गई है? ग्रेविटेशन फोर्स। कितनी होगी ग्रेविटेशन फोर्स? जाओ जाओ, अच्छा लिखो, बताओ इस सब में फोर्स कितनी लिखोगे, कितनी फोर्स आएगी? एफ कितना आएगा? बॉडी का मास कितना है? 5g न्यूटन। और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? कितना मूव किया? अपवर्ड मूव किया कि डाउनवर्ड? वेट तो नीचे लगना है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? दोनों में एंगल कितना हुआ? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्या एफ डॉट एस से आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ये कुछ और करना पड़ेगा? ए डॉट भी किसके इक्वल होता है? एफ एस कॉस थीटा। वैल्यू डालो, जी 9.85 कॉस 180 जूल। आ जाएगा आंसर, कोई डाउट इसमें? तो इसमें बड़ा इजी है। क्यों इजी है? अप थ्रस्ट इंक्लूड नहीं की। जब हम लिक्विड चैप्टर पढ़ लेंगे सेम क्वेश्चन आएगा, उसमें अप थ्रस्ट भी पढ़ लेंगे। यहाँ आपको फाइनल एग्जाम में 3 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा, तब तो आपने अप थ्रस्ट पढ़ ही लेनी है, तब बाइंडसी भी इंक्लूड करनी पड़नी है। मे बी इस सब में इन्होंने सोल्यूशन में बाइंडसी इंक्लूड की हो, बट मैंने इग्नोर करवा दी है। क्यों करवा दी है? कोई पढ़ी ही नहीं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ड्रॉप लिखो। A raindrop of radius 2 millimeter. A raindrop of radius 2 millimeter falls from height 250 meter. Falls from height 250 meter above the ground. What is the work done? What is the work done by gravitational force? What is the work done by gravitational force on the drop? ठीक है, अच्छा बेटे, ड्रॉप को ग्राउंड तक लेके कौन आया था? और जब वो ग्राउंड पे हिट की थी वो इंस्टेंटली आके रुक गई थी, उसको रोका किसने था? फोर्स बाय ग्राउंड। यहाँ पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? हमने किसका वर्क निकालना है? क्या वो 250 मीटर आने के बाद आगे गई? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 250। और फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है, बताओ? 9 पॉइंट तो सिंपल जी है, सिंपल जी लिखेंगे। क्या करेंगे? जी कांस्टेंट है, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वेट कैसे निकालते हो? मास। क्या ड्रॉप का मास दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, पहले चीज क्लियर होगी, लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटी। हमने ग्रेविटी का ही वर्क डन निकालना है, हमने दूसरी फोर्स का नहीं निकालना। ग्राउंड वाली फोर्स कितनी आएगी बेटे? मास कैसे निकालने? कुछ और गिवन है अपार्ट फ्रॉम मास? रेडियस। डिस्प्लेसमेंट तो पता है, मास कैसे निकालने? रेडियस देने का मतलब क्या हुआ? व्हाई दे गिव रेडियस? क्या करें? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या करें? तो ये आपको सोचना पड़ना है। डेंसिटी इनटू क्या बन जाएगा? डेंसिटी, पानी की डेंसिटी कितनी होती है?
SI में होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, CGS में होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। हम किस में कैलकुलेशन करेंगे? SI में, ठीक है 1000। वॉल्यूम कितना होता है सफ़ेयर का? अच्छा, रेडियस 2 मिलीमीटर है कि 2 सेंटीमीटर? 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना हो 1000 से डिवाइड क्यूब। ये कौन है आपका? मास, ठीक है। अगर पेपर मास ना गिवन हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व नहीं करना, इतने छोड़ना। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुई है? दोनों में एंगल कितना है? फॉर्मूला वर्क का क्या लगाएं? F.S ये लगाएंगे, क्या बनेगा ये? FS cos F की वैल्यू कितनी होगी? ये सारी खत्म। अब आपने पेपर में क्या करना है? यहाँ तक लिख देना है, 2 लाइन नीचे छोड़ देनी है, सॉल्व बाद में करना है। यूनिट लगा के आना, ठीक है। बिना यूनिट के काम नहीं बनेगा। इतने छोड़, टाइम ना मिला फिर छूट गया। बट बेयर मिनिमम इतना तो करना ही पड़ना ना, एटलीस्ट दिस मच यू हैव टू डू। बेटे कर लिया क्वेश्चन? ठीक है, नोट कर लिया? अगन श्रेणी लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मैन पुशेस ए रोलर, मैन पुशेस ए रोलर with a force of 60 Newton. With a force of 60 Newton through a distance of 30 meter. Through a distance of 30 meter. Calculate through a distance of 30 meter. Calculate work done if handle of the roller inclined at 60 degree. Handle of the roller inclined at 60 degree with the ground. डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। रोलर ने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया है? 60 डिग्री, ठीक है। तो बेटे अब इस केस में रोलर क्या होता है? कौन सी एग्जांपल है? कहाँ पे देखा है रोलर आपने? कहीं देखा है रोलर? रोलर क्या करता है? ये इसका हैंडल है। यहाँ पे रोलर को कोई बताया कि पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। ऐसा मैंने पुश कितना करांगे? ऐसा करांगे ना, मीन्स फोर्स ये होगी और डिस्प्लेसमेंट। बताओ दोनों में एंगल कितना है? क्यों 60 है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दमन बताओ फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का? बस ये होता है। अगर हम सर एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स? वर्क F.S। स्टार्ट आपने यहां से ही करना है, फिर दोनों में एंगल कितना है? फोर्स कितनी थी? एस कितना है? cos 60 कितना होता है? पॉजिटिव वर्क है नेगेटिव? स्पीड अप और स्लो डाउन? स्पीड अप। लिख लिया?
अच्छा बेटे हो गया। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करो। द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x and time t relation between displacement x and time t for a body of mass 2 kg moving under action of force given by x equal to t cube by 3, ये डिस्प्लेसमेंट है। कैलकुलेट वर्क डन by this force in 2 seconds। बेटे एक फॉर्मूला है, अगर आपको फोर्स चाहिए डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला बोलो कम से एम में, क्या डायरेक्शन बताइए कुछ, क्या लगता है कितना एंगल होगा? अगर बताया ही नहीं है, 0, पैरेलल धक्का लग रहा होगा ऐसे। ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट x दी हुई है, पोजीशन है, निकालनी क्या है? एक्सेलरेशन। कैसे निकाल लें? डिफरेंशिएशन। तो पहले आप वेलोसिटी निकालोगे dx बाई dt। बेटे टी क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 3t²। वेरी गुड, 3t² बाई 3 ओनली t²। एक्सेलरेशन एक और बार डिफरेंशिएशन वेलोसिटी की, ठीक है। टाइम कितना है? 2 सेकेंड पे मास कितना बॉडी का? एक्सेलरेशन में t की वैल्यू क्या डालेंगे? 2। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है? 2 × 2। अच्छा भाई, डिस्प्लेसमेंट s है, वो कौन है? x। कब निकालनी है? कितने टाइम पे? t की वैल्यू 2 पुट करो, क्या आएगा? 8/3। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। काइनेमेटिक्स में पहली बार किया था हमने, क्या हुआ? काइनेमेटिक्स में भी किया था ना, बट काइनेमेटिक्स में हमने कहाँ तक किया था? अप टू एक्सेलरेशन। लॉज ऑफ मोशन में अप टू फोर्स तक पहुँच गए थे। वर्क पर एनर्जी में फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज होगा, ठीक है। बेटा लग गया पता? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन वेइंग 50 kg, अ मैन वेइंग 50 kg supports a body 15 kilogram, supports a body 15 kilogram on his head calculate work done if he moves, calculate work done if he moves a distance of 20 meter
डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। पार्ट 1 लिखो। पार्ट 1 है ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। पार्ट 2 है अपॉन इंक्लाइन प्लेन। अपॉन इंक्लाइन प्लेन ऑफ 1/5 अपॉन इंक्लाइन प्लेन 1/5। बताता हूँ 1/5 का मीनिंग क्या है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5। वेरी गुड। देखो इधर बेटे, पहले पार्ट में मैन का अपना वेट कितना है 50। लोड कितना है 15। अच्छा, वर्क कौन करेगा? कौन सी फोर्स की बात करेंगे यहाँ पे? बताया कुछ तो कौन होगा? ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी सिर्फ ब्लॉक पे वर्क करेगी कि मैन पे भी करेगी? मैन पे भी करेगी। सो मैन और ब्लॉक का टोटल मास कितना हो गया? पहले पार्ट में जा कर रहे हैं, आगे फोर्स का है, नीचे एंगल कितना है, तो वर्क डन कितना हो गया? ये लर्न कर लो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 पे होंगे तो वर्क डन कितना होगा? सेकंड केस में इंक्लाइन प्लेन पे है। क्या इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन गिवन है? नो। अप्लाइड फोर्स के बारे में पता नहीं है। कौन सी फोर्स रह गई? अगेन वर्क डन किसका निकालना है? तो ये कौन है फोर्स, ये कौन है डिस्प्लेसमेंट। एंगल ये निकालना पड़ेगा। ऑब्ट्यूज है क्या क्यूट है? अच्छा, वहां पे लिखा हुआ 1/5। क्या लिखा हुआ है? 1/5 का मीनिंग होता है जो एंगल होता है साइन थीटा कितना होता है, मीन्स परपेंडिकुलर अगर 1K है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ठीक है, और यहां तक क्लियर है। अब टोटल एंगल कितना आएगा बताओ? फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, ये 90 और ये कितना है? टोटल एंगल कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Fs cos। बेटे सभी ने ट्रिग्नोमेट्री की है, दमन बताओ ना, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? आयुषी साइन थीटा। बेटे आप बताओ, बता बेटे, एनु बुला। cos थीटा माइनस साइन थीटा किया ना, क्योंकि 90 प्लस दमन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 90 प्लस सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। और कोसेकेंट कॉस क्या होगा? हमने सबसे पहले लेक्चर्स में यही पढ़ा था ना, जो 4 लेक्चर पढ़े थे मैथमेटिकल टूल्स के, वो यही थे। आ गया, यूज हो गया ना। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? फोर्स कितनी है? 65 इंटू 9.8। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? कितना मूव किए हैं? और साइन थीटा खत्म। क्या ये वर्क डन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? मतलब ऊपर जाना डिफिकल्ट है कि इजी है? क्योंकि बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है। तो बताओ फिर उस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे फ्लिप करना इजी था कि इंक्लाइन पे लेके जाना? ये आपने खुद ही ऑब्जर्व किया हुआ। बैग पकड़ लो, स्कूल बैग, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट जब रैंप पे चढ़ते हो, सीढ़ी पे चढ़ते हो, तो अपने आप आपकी बैग कैसे रहती है? क्यों? ज़्यादा एफर्ट लगता है। बच्चे रैंप प्रेफर नहीं करते ऊपर जाना, कहते स्टेयर से चल जाते हैं। क्यों? कई बच्चे होते हैं ना, बाहर जाना होता है तो रैंप अगर कोई नहीं है तो ट्राई करेंगे स्टेयर से ऊपर चले जाएं। रैंप से जाना क्या है? डिफ़िकल्ट। क्यों डिफ़िकल्ट है? एक तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, मूवमेंट क्या करनी पड़ती है ज़्यादा, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के कारण वर्क डन क्या हो रहा है? नेगेटिव के पॉजिटिव। तो क्या मीनिंग होगा फिर? काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी को मेंटेन करना है तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। डिफ़िकल्ट हो गया।
अब पता क्या प्रॉब्लम होती है, स्टीपनेस, रैंप की स्टीपनेस कम होती है। रैंप और स्टेयर में डिफरेंस क्या है? रैंप में आपको डिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ता है, आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि ज़्यादा चलना पड़ेगा, और स्टेयर्स में क्या होता है कि हमें कम स्टेयर्स लेके हम ज़्यादा हाइट कवर कर लेंगे, बट एफर्ट ज़्यादा कब लगेगा? क्यों? हमारी जो लेग की मूवमेंट है रैंप पे तो ऐसे चल रहे हैं, बट आपने जब स्टेयर में आपने पूरी लेग ऐसे करनी होती है, तो आपकी लेग की मूवमेंट ज़्यादा कहाँ पे है? स्टेयर में। अगर तो शॉर्टर डिस्टेंस है तो स्टेयर प्रेफर करो, अगर लॉन्गर है तो रैंप प्रेफर करो। बट क्लियर हो गई चीज़? ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, मैंने होमवर्क में सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक ही क्वेश्चन पेंडिंग था जो मैंने कहा था नहीं करना, मैं खुद करवाऊंगा। लिखो, इस क्वेश्चन करने के दो टेक्निक होती है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन से भी हो जाता है और डायरेक्ट भी होता है। मैं डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। लिखो, अ चेन प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल, a chain placed on frictionless table such that 1/5 of its part, 1/5 of its part hanging down, 1/5 of its part hanging down over the edge of table, over the edge of table. If length of if length of the chain, if length of chain, Apurva, if length of chain be small l and mass be m, how much work done to pull up the hanging part slowly? Hanging part slowly. बेटे टेबल आ गया, ये चेन आ गई, कितनी चेन हैंग कर रही नीचे? बस, ठीक है। मीन्स ये पार्ट कितना होगा और ये कितना होगा? भाई ठीक है, स्लोली लेके आए हैं। स्लोली का मतलब क्या होता है? इज देयर एनी एक्सेलरेशन और नॉट? ये चौक को स्लो मूव कर रहा हूं, एक्सेलरेशन कितनी है? 0। मीन नेट फोर्स कितनी है? चेन नू थैले किने खींचना है? किने खींचना थैले? नीचे कौन खींचेगा? वेट। ऊपर कौन खींचेगा? मैं। अगर मैं इसको स्लोली लेके आऊंगा, मेरी फोर्स और वेट दोनों क्या होंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट के नॉन इक्वल। वहां पे वर्ड स्लोली से लिखा हुआ है, पेपर में स्लोली ना भी आए, अब आप सोचोगे चेन के ऊपर फोर्स कहां लग रही है? ऊपर अपने आप आ जाएगा, बिना फोर्स के आएगा, बट फोर्स गिवन है ऊपर वाली, है गिवन के नहीं? तो क्या मीनिंग होगा? चेन को कैसे लेके आए हैं? स्लोली। टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है। अच्छा, कौन से पार्ट को ऊपर लेके आना है? पूरी चेन का मास कितना है? m। पूरी चेन का मास कितना है? तो 1/5 का मास कितना होगा? 1/5। 1/5 का मास कितना होएगा? क्या ये वाला पार्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है? अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, किसके लिए पढ़ा है? पॉइंट। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लेंथ आ गई है। अगर ये वाले हैंगिंग पार्ट को ऊपर लेके आना है, कहां लेके आना है? तो आपको इसके सेंटर ऑफ मास को, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास। जैसे ये डस्टर है, इसका सेंटर मास कहां पे होगा? जहां बैलेंस हो जाएगा। हो गया बैलेंस?
अगर डस्टर ਨੂੰ मैं ऊपर लेके आना है तो लेके आ सकता। मैंने फोर्स कहाँ लगाई, पूरे डस्टर पे लगाई कि सेंटर मास पे लगाई। अगर ये हैंगिंग पार्ट को ऊपर लेके आना है तो किसको ऊपर लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे, सेंटर मास को। देखो इधर, अगर ये हैंगिंग पार्ट को ऊपर ले, पुष्कर कोई दिक्कत है दस है, मैं ठीक कर सकता। मेरे को बड़े सारे तरीके है क्या, मैं बड़े बच्चे ठीक किए हुए हैं, बस बाद फिर कंप्लेन करनी जानी। ठीक है, इधर देखो ये L/5 है। अगर आपने इसको ऊपर लेके जाना है तो किसको लेके जाएंगे, पूरी चेन को कि चेन के सेंटर को। चेन के सेंटर की हाइट कितनी होगी ऊपर से, अगर ये L/5 है तो ये इसके सेंटर पे है तो ये कितना डिस्टेंस होगा, L/25, L/25, L/2.5। ये L है मान लो, इसकी आधी लेंथ कितनी होगी, हाफ। ऑलरेडी L/5 है, ओदा हाफ करना है, कितना करांगे, ऐसे करेंगे ना। अब प्रॉब्लम क्या है, स्लोली लेके आना है। जितना आपने फोर्स ने ऊपर वर्क करना है उतना ही वर्क कितने करना है, नीचे। तो हमारा एम क्या है कि किसको ऊपर लेके जाएं, चेन को कि चेन के सेंटर को। बाकी बात तो ऑलरेडी ऊपर है। अगर ये चेन का सेंटर ऊपर चला गया तो पूरी चेन चली जाएगी। तो बताओ फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ग्रेविटी कहां लगेगी और डिस्प्लेसमेंट कौन होगी, L/5 के L/10। और ये कहां पे है, ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, वेट नीचे 180। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, ग्रेविटी नीचे लग रही है और एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। अगर स्लोली लेके जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, और हमने पहले दिन ही पढ़ा था वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया, टोटल वर्क डन कितना है। सो अगर ग्रेविटी ने -mgl/50 नीचे वर्क किया था लाने में, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना करेगी, +mgl/50 के -mgl/50, ताकि टोटल वर्क कितना आ जाए, 0। ये मैंने आपको ट्रिक यूज करवाई है यूजिंग सेंटर ऑफ मास। कि अगर इधर देखो ए टेबल ने उठाना है, यहाँ देखो मेरे को फ़ोन पे है, फ़ोन को मैंने यहाँ से ऊपर करना है, तो मैं यहाँ से उठाऊँ, यहाँ से उठाऊँ कि सेंटर से उठाऊँ, पूरे पूरा फ़ोन इकट्ठा ही ऊपर आ रहा है। कितों, मैं कोई ज़्यादा एफर्ट तो नहीं लगाया यहाँ पे, उतना ही एफर्ट यहाँ पे लगाया तो ऐसे आया। ये वाला पार्ट नीचे रह गया था ना, यूनिफॉर्मली नहीं आया था। अब क्या हो रहा है, तो सेम चीज़ है कि चेन को अगर ऊपर लेके आना है तो चेन के किसको फोकस करोगे, किसको ऊपर लेके आओगे, सेंटर को। सेंटर की लोकेशन ट्रैक करो, फोर्सेस नोट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर। और ये सब इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा। आपके पास मे भी रेफरेंस बुक्स हों, आप इंटीग्रेशन में काम हो, ठीक है। और बाकी जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा काइनेटिक एनर्जी है। टाइप्स ऑफ एनर्जी हो गया वो था ऑलरेडी। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज भी पढ़ लिया वो लास्ट टाइम। जो न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में दिए थे वो प्रीवियस लेक्चर में हो गए हुए, ठीक है, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज नेक्स्ट हम क्वेश्चन करना है, 2 एनर्जीज पढ़नी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। कल मैंने आपको लिखाया था कि कौन सी एनर्जी के साथ एनर्जी लॉस नहीं होती, हीट लॉस नहीं होती, या किस फोर्स, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स जब भी अप्लाई करोगे आप उस केस में हीट लॉस, फ्रिक्शन लॉस, एनर्जी लॉस कुछ नहीं होना, ठीक है। उसकी एग्जांपल कौन सी थी, ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, मैग्नेटिक भी है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक हमारी क्लास 12 में है। क्लास 11 में ग्रेविटेशन एंड इलास्टिक फोर्स ही है, ठीक है। अच्छा, अगर एनर्जी वेस्ट हो नहीं रही कंजर्वेटिव में, तो मैंने बताया था उसके साथ एनर्जी स्टोर हो जाती है। किस फॉर्म में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हमने वही एनर्जी पढ़नी है, स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब बताओ ये डस्टर ज़्यादा एनर्जेटिक है कि मूविंग डस्टर ज़्यादा एनर्जेटिक है,
मूविंग डस्टर के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी आ गई? ये डस्टर यहाँ पड़ा हुआ है। अब इसके बाद सिर्फ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसी लेवल पे, सेम लेवल पे इसको आप मूव कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, हाइट चेंज नहीं हुई, क्या चेंज हुआ है? स्पीड चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कैन बी कैलकुलेट। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, अपनी कॉपी पे लिखो। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और मूव करना स्टार्ट करती है, लिखो, पहले नोट कर लो। व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट, व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट, ये बाद में लिखना है, पहले मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखो। व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट एंड स्टार्ट मूविंग, व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट एंड इट स्टार्ट मूविंग, रेस्ट में थी, उसने मूव करना शुरू कर दिया, देन इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। देखो, देन इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। And this increase in kinetic energy, and this increase in kinetic energy is calculated using the work done, calculated using the work done by net external force, calculated using the work done by net external force। ठीक है, दिस इंक्रीज इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग, क्या लिखवाया था? नेट एक्सटर्नल वर्क डन बाय द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क डन किया वो सारा वर्क डन कहाँ चला जाता है? कहाँ जाएगा सारा वर्क डन? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अगर वो फोर्स कौन सी हो? कंजर्वेटिव हो और मोशन नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रही, सारा वर्क डन कहाँ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। अगर मूवमेंट हो रही है तो कहाँ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा नहीं हमने करना, सिंपल देखो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, आपको पता है ये कब अप्लाई करते हैं इक्वेशन? कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, बॉडी के ऊपर फोर्स क्या लग रही है? ma, और वो क्या है? तो a की वैल्यू क्या आ गई? F/m आ गई। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या बन गया? यहाँ पे m मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड कर दिया, ऐसे आ सकता है? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं? अच्छा, इस केस में एफ एस है कि एफ डॉट एस है? मैंने तो एफ एस लिखा, ये बेसिकली एफ एस सी है बस, एफ डॉट एस नहीं है। बट एक्चुअल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? और उसको एक्सपैंड कैसे करते हैं? एफ एस कॉस थीटा कि एफ एस साइन थीटा? यहाँ पे कॉस थीटा की टर्म नहीं आ रही, मीन्स इसके साथ क्या लगा होगा? कॉस की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? इसका मीनिंग दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है? पैरेलल। इसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल स्पीड बॉडी की यहाँ पे u थी, यहाँ पे जाके क्या हो गई? जैसे ये चौक है, u स्पीड से जा रही है, मैंने पीछे जग दे दिया, पहले u थी, बाद में कितनी हो गई? और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? s। तो आपने इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो आपने क्या करना? सिंपल वर्क डन निकाल देना। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, एफ एस कॉस 0 जो बन जाएगा एफ डॉट, और ये क्या आ गया? क्या ये वर्क डन कांस्टेंट फोर्स के है कि वेरिएबल फोर्स वाला? ये वाला। आपको कैसे पता चला कि ये वेरिएबल है? वेक्टर है, वेक्टर तो डायरेक्शन है। क्या यहाँ पे मैंने कहीं पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कुछ किया है? तो ये किसके लिए है? हेडिंग डालना, किसके लिए काम कर रहे हैं हम? ठीक है, जनरली जब हम स्टार्ट करते हैं तो कांस्टेंट फोर्स से काम करते हैं। ठीक है, तो कल को पेपर में अगर काइनेटिक एनर्जी का 2 मार्क में एक्सप्रेशन आता है तो आपने ये कर लेना। अच्छा, ये जो फॉर्मूला क्या? अच्छा बेटे, ये सामने आपने ये देख लिया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है सारा, ये जो लिखा है, ये किस फोर्स के लिए? कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। बट अगर वेरिएबल फोर्स आए, फ़र्क किस चीज़ का पड़ता है? यहाँ पे इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे क्या करनी है?
छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, छोटा सा वर्क निकला, ds क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा है वर्क निकाल लिया, की करता हूँ इंटीग्रेट, न्यूमेरिकल में सारा हमने इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे वर्क एनर्जी थ्योरम लिखो तो आपने ये लिखनी है, लिख लिया। और अगर पूछते हैं डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तब आपने पता ही करना है, सारा सेम लिखना है, बस आपने इनिशियल स्पीड को क्या कर देना, 0। अगर बॉडी इनिशियल रेस्ट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है कोई एनर्जी, अभी बताओ, है तो कोई एनर्जी की कोई, मैं फोर्स लगाई, खींच लिया, मूवमेंट जा गई, तो मेरे फोर्स से जो भी वर्क किया वो सारा किस में कन्वर्ट हो गया, क्या यहाँ से यहाँ तक आते होते कोई फ्रिक्शन है, कोई साउंड, कोई हीट, कोई लाइट, कुछ नहीं है ना, सारी मेरी एनर्जी ये मूव कर रहा है, किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लिख लो, अगले लिखो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये सेम एक्सप्रेशन सारा लिखो दोबारा से कॉपी पे, ये सारा लिखो सेम एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, सब सेम लिख लिया। लिखो इफ इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, इफ इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, इनिशियली बॉडी कितने है, रेस्ट से, सो के ई आई क्या होना है, काम करो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होनी है, 0। देन इसके बाद वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स एफ डॉट एस है वो सारा हाफ एम बी स्क्वायर, और अगर इंटेग्रल है वो भी सारा किसमें, दो ही तरह के वर्क होते हैं ना, या कांस्टेंट या वेरिएबल। अब हुआ क्या कि अगर बॉडी रेस्ट में थी, आपने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुई, टोटल वर्क डन सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, बस ये एक्सप्रेशन था, फॉर्मूला लग गया था। हाफ एम बी इसके कितने आया, मैंने जो एक एग्जांपल कराई थी ये सिंपल एरिथमेटिक है, क्लास 9th वाली, इसको हम इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हैं। वो मैंने अब वर्क एनर्जी की सबसे पहले वीडियो देखोगे, पहले डे पे मैंने यही डेरिवेशन ही करवाई हुई है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, पहले कर ले नोट तक। हुण काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी के बारे दसता, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, याद रखना है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन लिखो, इफ 2 किलोग्राम बॉडी, 2 किलोग्राम बॉडी मूव विद velocity any velocity move with 2 किलो की बॉडी एनी वेलोसिटी ना मूव करते पे, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। बेटे कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, इंटीग्रेशन, हाफ, कोई जरूरत नहीं है कुछ नहीं करना, हाफ एम वी स्क्वायर, एक ही वेलोसिटी के दो वेलोसिटीज हैं, यहाँ पे तो v वेक्टर में है, ये v स्क्वायर है, क्या करें, आपने कॉपी पे नोट लिखना है, कभी भी कोई वेक्टर होता है ना a, अगर आपको उसका a स्क्वायर काउंट करना हो, दो तरीके होते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड काउंट करो फिर स्क्वायर कर दो, या उसी का अपने साथ क्या कर लो, डॉट प्रोडक्ट, क्या कर लो। आप बताओ v को v से डॉट प्रोडक्ट लेना इजी है कि पहले मैग्नीट्यूड करें फिर स्क्वायर करें, दोनों अप्रोच ठीक है, जो अच्छी लगे। इसको पहले लिखना है, मैं दोनों करके दिखाता हूँ, पहला मैं v डॉट वी ना भी करवा दूंगा, फिर मैग्नीट्यूड भी कर लांगे, ठीक है। लिखो पहले फॉर्मूला, ये अपनी कॉपी पे लिख लेना, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, हाफ एम वी स्क्वायर, बट स्पीड नहीं दी हुई, वेलोसिटी दे दी है, तो जब वेलोसिटी दे देंगे यू हैव टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बहुत ईजी है, बताओ कैसे निकालते हैं, जब इसी वेक्टर को इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो पहले लिखेंगे, हाँ कॉस थीटा नहीं लेना, जो कि जे कॉस थीटा लवांगे तो सानू उन्होंने मैग्नीट्यूड कटने पैणगे, आप सीधा ही कट लांगे, 2i कैप 5j कैप 3k कैप डॉट बोलो, i 2 2
प्लस 55 33 डन, खत्म। आ जाएगा आंसर। यूनिट्स एनर्जी जूल। और अगर मैग्नीट्यूड काउंट करें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो वेक्टर का? पहले स्क्वायर रूट इनके जो नंबर्स हैं आई जे के साथ उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएंगे? पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करना वी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों अप्रोच ठीक है, लग गया पता? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, चल रही वीडियो? ठीक है, नोट करो। हाँ जी, अच्छा बेटे, कुछ फॉर्मूले कल क्लास में मैंने न्यूमेरिकल कुछ करवाए थे सेकंड लेक्चर में, ये फॉर्मूले थे। अब ये सारा एमसीक्यू काम है, पेपर में एमसीक्यू आते हैं इनके ऊपर। पहले देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, सभी को पता है। मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, ऊपर बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एम वी क्या होता है? एम वी मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम, पी स्क्वायर। सो कल नु पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ अगर मास से वेलोसिटी ना गिवन हो या वेलोसिटी ना गिवन, मोमेंटम गिवन हो, तो कौन सा फॉर्म लगाओगे? नीचे वाला, पी स्क्वायर बाय 2। अच्छा, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकालना हो, देखो एक और फॉर्मूला, रीअरेंजमेंट, क्या बन गया? पी इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी की बन गया √2m, हो जाएगा। लिखो फॉर्मूले, पहले तो फॉर्मूला लिखो, फिर ग्राफ। 1 मार्क एमसीक्यू, 4 ग्राफ होंगे, उनमें टिक करना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, वो आपने करना है। देखो पहला ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी और किसमें ग्राफ बनाया? मास में। मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट में मोमेंटम आ रहा है पी आ रहा है कि सेकंड में पी आ रहा है? पी कांस्टेंट। तो जो काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? तो मैंने आपको डे 1 जो हमारा मैथमेटिकल टूल हुआ था उसके 4 लेक्चर आपको करवाए थे, उसमें ग्राफ पढ़े थे ना। एक क्वांटिटी बढ़ेगी, दूसरी क्या हो रही है? तो कैसा ग्राफ होता है? इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलना है इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सेकंड पार्ट में क्या करती है? मास कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट काइनेटिक एनर्जी की पावर कितनी बताओ? काइनेटिक एनर्जी की पावर कहाँ पे स्क्वायर है? पावर सिंपल के ही लिखा है, एनर्जी पावर 1 है, बट मोमेंटम पी की। तो एक वेरिएबल की पावर 1, दूसरे से 2, कौन सा ग्राफ होता है? पैराबोला। कौन सा होता है? एक दी 1, दूसरे दी कितनी होवे? 2। देखो ये क्या है? अपवर्ड पैराबोला। कौन है ये? और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेता हूं, क्या ले लिया? तो मोमेंटम की पावर कितनी हो गई? अब देखो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर स्क्वायर रूट है, मोमेंटम सिंगल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बनेगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो सारे ग्राफ पता होना चाहिए हमें। कर ली ड्रॉ, वर्क डन थ्योरम कर ली प्रूफ, समझ लग गई? क्या ये वर्क डन एक फोर्स का कि रिजल्टेंट नेट एक्सटर्नल फोर्स का? हमेशा वर्क डन हमेशा एक फोर्स का कहा हो तो निकाल लेंगे, अगर नहीं कहा तो टोटल वर्क डन निकालना होता है। होगी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ग्राफ ये भी प्रूफ कर लिया। इन्होंने इंटीग्रेशन करके कितना होया मैं तो डायरेक्ट करवाता। नोट लिख लो, नोट इंपॉर्टेंट है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है।
सो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की अगर डिक्रीज कर रही है, मतलब कम हो रही है, तो वर्क डन क्या हो रहा है, ये हमें पता हुआ है, हमें लर्न किया हुआ। अगर इंक्रीज कर रही है तो वर्क डन क्या है, ये हम 3 दिन से यही बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल भी जब पढ़ते हैं, ब्रेक लगती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आगे होती है, फ्रिक्शन कहाँ होती है, एनर्जी लॉस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, हम पोटेंशियल जी टॉपिक करें तो पहले कुछ चीज़ें समझो, अपनी कॉपी पे लिखो। बेटे वीडियो में बोर्ड पूरा आ रहा है, बोर्ड पूरा आ रहा है वीडियो में, ठीक है। चल रही वीडियो, ध्यान रखिए, बंद हो जो बता देना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक कौन है, ए दूजा पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव मान लेंगे। ਇਹਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ स्पीड कितनी की है, u1, ਇਹਦੀ स्पीड कितनी की है, u2, डिस्टेंस कितना है दोवां च r1, टाइम 0, मतलब मैं अपनी स्टॉप वॉच ऑन की थी एंड आई पिक्चर क्लिक की थी, कर ली पिक्चर क्लिक, सेपरेशन कितनी थी r1, स्पीड कितनी थी u1। क्या ये दोनों एक पास आएंगे तो रिपेल कर रहे हैं कि अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव कर दे, लाइक ऑब्जेक्ट्स इन फिजिक्स रिपेल ईच अदर, चाहे नॉर्थ पोल मैग्नेट का हो, चाहे साउथ पोल हो, क्या करते हैं, मतलब कोल आंदे जाएंगे, इन्हों की एनर्जी घटती जाएगी कि बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, बिल्कुल ठीक है। पहला इन्हों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी, हाँ नहीं मूव कर रहे कि नहीं कर रहे, हाफ m1u1² प्लस हाफ, मतलब कभी ना कभी रुकेंगे, ये तो पता ही है। अच्छा होया कि कोल आ गए, इतने पहुँच गए, टाइम t कितना हो गया, मान लो इस जगह पे आ गए, इतने आ गया प्लस q, इधर आ गया, हुण सैपरेशन कितनी रह गई, स्पीड कितनी हो गई v1, यदि कितनी हो गई, जी v1 u1 नालों घट होएगी तो v2 क्यों घट होएगी u2, समझ लगी पहला, ड्यू टू रिपल्शन v1 ਤੇ v2 ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी सिस्टम ਦੀ, ਇਹ कोई क्वेश्चन नहीं है, एक एक्टिविटी है जो आपने खुद आंसर करनी है। चीज़ें आ रही हैं आगे के, रिपल्शन हो रही है तो स्लो हो रहे हैं कि फास्ट हो रहे हैं, तो पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ये थी, एनओसी बॉक्स पा देने, बाद ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कितनी हो गई, क्लीयरली KI मोर है, K2 की है, एनर्जी घट गई, कितने गई सानू नहीं पता, लॉस हो गई। मेरे अकॉर्डिंग हल्ले कितनी है, जो मैं T2 T1 के टाइम देखिया सी, मेरे अकॉर्डिंग यदि एनर्जी की हो गई है लॉस, घट गई है ना, मेरे अकॉर्डिंग की है लॉस है, मैं रिकवर नहीं कर सकता। बट मैं थोड़ी देर बाद देखा चार्जिस कोल आए, की करेंगे, रुकेंगे, या तो कोलाइड या रुकेंगे, चाहे रुक जाएं चाहे कोलाइड कर जाएं, वापस हो जाएंगे। मैंने स्पेशल एग्जांपल चार्जेस के लिए पॉइंट चार्ज है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट नहीं है, दो चार्ज अगर कोलाइड करते भी हैं, नो साउंड, नो हीट, नो लाइट, पास आए, रुके, फिर की होया, रिपल्शन है ना, कितने जान गए, अवे जान गए, दूर जाके बड़े खुश हैं, दूर जाई जाएंगे, रिपल्शन घटती जाएगी, फास्ट होते जाएंगे कि स्लो होते जाएंगे, रिपल्शन के अगेंस्ट जाएंगे तो ऐसे जा रहे हैं तो स्लो हो रहे हैं, अब रिपेल करके छोड़ दिया दूर जा रहे हैं, क्या होंगे फिर फास्ट। टाइम आ गया T3, T2 आ गया, देखिया जो इनिशियल लोकेशन सी चार्ज उस ही लोकेशन पे पहुंचे, सैपरेशन फिर कितनी हुई r1, यदि इधर स्पीड कितनी हुई u1, यदि इधर स्पीड कितनी हुई, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी K3 कितनी आई, सेम आ गई, सेम केड़ी फर्स्ट वाली, ऐसा मीनिंग क्यों होया, इस स्पेशली इस केस में एनर्जी ओवरऑल लॉस हुई, क्या ओवरऑल एनर्जी लॉस हुई, स्टार्टिंग तो T2 टाइम ते एनर्जी की है सेम, बट इन बिटवीन एनर्जी घट गई सी, वो कित्थे गई सी,
ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੁਕ ਗਈ ਸੀ? ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਛੁਪ ਗਈ ਸੀ? ਛੁਪ ਗਈ ਸੀ, ਹਿਡਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹਿਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। समझ लगे? पोटेंशियल जी काफ़ी क्लासेस तो पढ़ रहे हो, बट यहाँ चीज़ नहीं पता होगी कभी, ये फर्स्ट टाइम देखी है। ठीक है, ये बड़ी सारी बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, जो सबसे अच्छी बुक है ना +1 की, वो है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एक्सी वर्मा। उसकी ऑनलाइन PDF मिल जाती है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, परचेज तब करनी है अगर आपको लगे कि तुसी लोग उन्होंने पढ़न दे काबिल लगे हो। काबिल होंदा मतलब होंदा है कि तुसी हाँ उन्होंने सच्चे तरीके ना पढ़ना, बर्डन लैके नहीं पढ़ना। जे तुहानूं लगे मैं बर्डन लेना, फिर बुक नहीं खरीदनी। ठीक है, सब तो अच्छी बुक है फिजिक्स की, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें यही एग्जांपल दी हुई है। तो ये जो एनर्जी कुछ टाइम के लिए काइनेटिक कम हो गई थी, वो फाइनल में फिर अपीयर हो गई। तो वो एनर्जी चार्जेस के साथ ही एसोसिएटेड थी कि दूर चली गई थी? साथ ही बट नज़र आ रही थी। वो एनर्जी जी सिस्टम के नाल एसोसिएटेड रही है बट नज़र नहीं आती, बाद जो यूज़ कर सकते उन्हें की कहते पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किहड़ी फोर्स के नाल एसोसिएटेड होंदी, तुहानूं दस्सिया है ऑलरेडी। विच फोर्स? पोटेंशियल एनर्जी है कंजर्वेटिव। यहाँ पे कौन सी कंजर्वेटिव है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक। चार मैं दसियाँ किहड़ियां? ग्रेविटेशनल, इलास्टिक, मैगनेटिक, इलैक्ट्रिक। एग्जाम्पल की है इलैक्ट्रोस्टैटिक या इलैक्ट्रिक। अच्छा, डस्टर है, मैंने चुकिया इत्थे तक लैन का, मैं चुक के इत्थे लैके आया सी, मेरी बॉडी चो एनर्जी निकली, वो किच कन्वर्ट हो गई? डस्टर की पोटेंशियल एनर्जी। तुहानूं पता है हले इनू पोटेंशियल क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं वर्ड? बिकॉज अभी ये मूव नहीं कर रहा, बट अगर मैं इसको अपने फोर्स ना भी लगाऊं, सिर्फ ग्रिप लूज करूं, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक। और कोई भी सिस्टम होता है, इट टेंड्स टू बिकम स्टेबलाइज्ड और अनस्टेबलाइज्ड। कोई भी सिस्टम कितना की होना चाहिए? स्टेबल होना चाहता है कि अनस्टेबल? स्टेबल अट्रैक्शन नाल होएगा कि रिपल्शन नाल? इनू अर्थ की कर रहे हैं, तो यह ज़्यादा स्टेबल कदों होएगा? अर्थ वाल जाके कि अर्थ तो वे जाके? ताइयों मैंने छड्डिया, मैं फोर्स को नहीं लाई, छड्डिया ही सी, कितने चला गया? इत्थे को किहड़ी एनर्जी स्टोर्ड गई सी? नीचे आके दस्ते काइनेटिक, अखीर च हिट कितना, साउंड आई, वो एनर्जी की होगी? लॉस होगी। क्या अपने आप दोबारा ऊपर आएगा? कारण की है, वो सारी एनर्जी लॉस हो गई है। जे वो एनर्जी को रही वापस ऊपर आ जाता। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं। समझ लगी पहले? तो आज पोटेंशियल एनर्जी किया है, ये होमवर्क में करके आना आपने। ओ यहाँ पे प्लस, हाँ लिख लो, ये प्लस लिख लो। समझ लग गई? तो कल हम आगे करेंगे। जो न्यूमेरिकल होमवर्क दिया हुआ है मैंने, वो मैंने पहले लेक्चर में अपलोड कर देना, तो घर जाके सारे नोट्स बना लेना। ठीक है।